हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ राजस्थान यानी कि राजस्थान के इतिहास के बारे में। और आज आपका जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा राजस्थान के प्राचीन स्थल और उनकी विशेषताएं। ये जो लेक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अक्सर करके एग्जामों में आपको ये मिल जाता है, तो इसलिए बड़े ध्यान से आपको इस लेक्चर को सुनना है, समझना है और देखना है कि किस प्रकार किस स्थल की क्या विशेषताएं इसमें रहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। राजस्थान के डालिए राजस्थान में सभ्यता के प्राचीन स्थल एवं विशेषताएं। ठीक है, तो राजस्थान में सभ्यता के प्राचीन स्थल एवं विशेषताएं, तो इस बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि आखिर किन किन स्थलों की क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं रहीं। तो देखिए, हम सबसे पहले राजस्थान को समझें, वर्तमान राजस्थान को जानें। तो आप लोग सभी जानते हो कि राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति वर्तमान में है वो किस प्रकार से है। तो आप लोगों ने अक्सर करके छोटी क्लासों में इसको पढ़ रखा होगा कि राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसी है, चतुर्भुजाकार है। और इसकी जो भौगोलिक स्थिति जिस प्रकार से स्थित है उसमें 23 डिग्री 3 मिनट 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है वो स्थित है। क्या है? उत्तरी अक्षांश। और 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट पर दक्षिणी अक्षांश पर क्या है वो। पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये राजस्थान की स्थिति हो गई। कितने से लेके कितने तक? तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक ये क्या है, पूर्वी देशांतर पर ये स्थित है। क्लियर? अब हम ये ज्योग्राफिकल इसकी भौगोलिक स्थिति देख ली, तो चलिए इतिहास की ओर लौटते हैं और समझते हैं कि किस स्थल की पहले क्या स्थिति हुआ करती थी। अब देखिए, बहुत सारे स्थल जो हैं वो विकसित हुए, विकसित होने के बाद वो पुनः गर्त में चले गए। अब ये स्थल प्रसिद्ध कैसे होते थे? जैसे वहां पर कोई बड़ा मंदिर जो है वो स्थापित कर दिया तो वो जो क्षेत्र है वो एक प्रसिद्ध क्षेत्र के रूप में स्थापित हो जाता था। लेकिन किसी बाहरी आक्रमणकारी के द्वारा उस मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया तो उसकी जो उसकी प्रासंगिकता उस समय थी, जो उसकी प्रसिद्धि उस समय थी, वो क्या होती है, धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। ठीक है, अगर कोई क्षेत्र जो है किसी क्षेत्र की राजधानी है तो उस क्षेत्र का महत्व बढ़ जाएगा। लेकिन अगर उस क्षेत्र की राजधानी को परिवर्तन कर दिया जाए, उस क्षेत्र की राजधानी को हटा दिया जाए तो उस क्षेत्र का महत्व घट जाता है। जैसे पहले गुर्जर प्रतिहारों के समय पर श्रीमाल, भीनमाल, जालौर का जो क्षेत्र था वो राजधानी के रूप में पूर्व में स्थापित था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी राजधानी का ट्रांसफर जो है वो कन्नौज कर लिया। तो भीनमाल का जो राजनीतिक और जो सांस्कृतिक महत्व था वो क्या हो गया, कम हो गया। तो इन चीज़ों से उन जगह पर फर्क पड़ता था कि अगर वो जगह जो है किसी बड़े काम के लिए प्रसिद्ध है, अगर वो उस जगह से काम बंद हो जाए तो वो क्षेत्र क्या हो जाएगा, गर्त में चला जाएगा, वो उजड़ जाएगा, वहाँ से लोग पलायन कर जाएंगे। बहुत सारे कारण जो है वो पूर्व में हुआ करते थे। अब ऐसे बहुत सारे स्थल हैं, लेकिन हम उस स्थलों को जानने से पहले हम उनकी थोड़ी विवेचना करते हैं, हम उनको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर कौन कौन से क्षेत्र किस समय इतिहास में प्रसिद्ध रहे हैं, इतिहास के पन्नों में प्रसिद्ध रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डूंगरपुर
बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा। अब देखिए डूंगरपुर जो बांसवाड़ा है, ये जो क्षेत्र है वो किस नाम से प्रसिद्ध था? तो ये बांगड़ के नाम से प्रसिद्ध। किस नाम से प्रसिद्ध था? तो ये बांगड़ के नाम से प्रसिद्ध था। इसके अलावा आप लोग जानते हैं महाभारत टाइम पर जो बीकानेर का जो इलाका है ये किस नाम से प्रसिद्ध था? तो ये जांगल प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध था। जांगल देश। इसके अलावा ये जो जरगा और जो रागा पहाड़ी के मध्य का जो क्षेत्र पड़ता है वो किस नाम से प्रसिद्ध था? तो ये देशहरों के नाम से प्रसिद्ध था। किस नाम से प्रसिद्ध था? देशहरों के नाम से। ठीक है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र जो है वो बांगड़ के नाम से प्रसिद्ध था। बीकानेर का जो क्षेत्र है वो जांगल देश के नाम से प्रसिद्ध था। और जो जरगा और जो रागा पहाड़ियां हैं, इसके जो बीच का जो भाग होता है वो हमेशा हरा भरा रहता है। इस कारण से ये जो क्षेत्र था वो देशहरों के नाम से क्या था? प्रसिद्ध था। इसके अलावा 2-4 उदाहरण और मिलते हैं, जैसे भैंसरोडगढ़ और बिजौलिया का पठार। तो इनके जो सेंटर का जो भाग है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? वो ऊपर माल के नाम से प्रसिद्ध है। ऊपर माल के नाम से। ठीक है, तो ये क्षेत्र जो है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये क्षेत्र जो है वो ऊपर माल के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा प्रत्येक छोटे छोटे जो जगह होती थी उसको उसकी विशेषता के आधार पर एक जो नाम है, एक जो टाइटल है वो दे दिया जाता था। ठीक है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, बीकानेर, जरगा रागा, इस प्रकार से इनके जो नाम हैं वो रखे जाते थे। प्रतापगढ़ के जो आसपास का क्षेत्र है, जो माही नदी बेसिन में आता है, माही नदी बेसिन में आता है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो क्षेत्र है वो कांठल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कांठल के नाम से। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? तो कांठल के नाम से जाना जाता है। तो आप इन्हें उतार सकते हैं, इसके बाद हम इसे रफ कर देंगे ओनली फॉर 5 सेकेंड, उसके बाद इसको मिटा दिया जाएगा। ठीक है, जल्दी से उतारिए। अब देखिए आगे, अब जब इन क्षेत्रों के नाम जो है वो निर्धारित कर दिए गए, तो उसके बाद जो व्यक्ति है, जो इंसान है, उसने क्या किया? उसने पहले तो वो अपनी जरूरतों को पूरा करता था, केवल अपने तक सीमित था कि मुझे खाना पीना मिल जाए, मैं अपने आप तक सीमित हूँ, उसके बाद मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन समय बदला, विचार बदले, और जो मानव है उसने क्या किया? अपने के अलावा दूसरों के बारे में भी सोचने लगा, कुछ चीज़ें वो निर्मित करने लगा, निर्माण करने लगा, चित्र जो है वो बनाने लगा। एक सामाजिक व्यवस्था, एक संस्कृति का जो निर्माण है वो उसके द्वारा कर दिया गया। अब जब उसके द्वारा सामाजिक स्थिति, समाज, संस्कृति का निर्माण हुआ, तो निश्चित है एक बड़े व्यापक स्तर पर उन्होंने नगर नियोजन करना शुरू कर दिया, मकान बनाना शुरू कर दिया, अपनी संस्कृति जो है उसको बढ़ावा देना शुरू कर दिया। तो वो कुछ समय तक वो चीज़ें चलती थी, या तो फिर वहाँ पे आक्रमण हो जाता था, या कोई प्राकृतिक आपदा हो जाती थी, तो किन्हीं कारणों से उस जगह से मानव या तो पलायन कर जाता था, या फिर महामारी की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो इन वजहों से वो तो चले जाते थे, लेकिन उनके द्वारा जो चीज़ें उस जगह पर छोड़ी गई हैं, उस जगह पर वो चीज़ें जो रह गई,
वो उस संस्कृति का क्या देती हैं, संदेश देती हैं, वो उस संस्कृति की बारे में जानकारी देती हैं। अब कैसे देती हैं, मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई शासक है, ठीक है, एक उदाहरण ले लीजिए कि अगर कोई शासक है, उसका जो सिक्का है, उसका जो सिक्का है, अगर ये सोने का है, अगर ये सिक्का चांदी का है, अगर ये सिक्का तांबे का है, अगर ये सिक्का कांसे का है या कोई ईटीसी और लोहे का है, तो ये क्या देगा, उस राज्य की स्थिति की वैभव के बारे में जानकारी देगा कि भाई कितना अच्छा उसका आर्थिक बैलेंस रहा होगा, कितना अच्छा उस समय उसकी आर्थिक स्थिति उस राज्य की होगी। तो इससे पता चल जाएगा कि भाई उसका सोने का है, चांदी का है, तांबे का है, किसका है। एक तो ये बात इस सिक्के से पता चलती है। एक सिक्के से ये बात पता चलती है कि इसकी बनावट किस प्रकार की है। अगर कोई सिक्का है वो इस प्रकार से बना दिया, ठीक है, कोई सिक्का जो है वो इस प्रकार से बना दिया, कोई सिक्का जो है वो इस प्रकार से बना दिया, तो इनकी जो बनावट है वो उस समय की कारीगरी का पता बताएगी। जो सिक्का बिल्कुल गोल है, बिल्कुल सही है, जिस पर चित्र बिल्कुल स्पष्ट हैं और संपूर्ण जानकारी जो लिखी गई है वो हमें समझ में आ रही है या फिर समझ में नहीं भी आ रही, अक्षरों की बनावट बिल्कुल सही है, तो उस समय की कारीगरी के बारे में भी इससे अंदाजा लग जाता था। आप एक बच्चे के हाथ में पेंसिल दे दीजिए या पेन दे दीजिए, तो वो कोई भी अक्षर लिखेगा तो वो कुछ उसको तिरछा करेगा, उसको बिल्कुल अलग अलग तरह से बनाने का प्रयास करेगा, ठीक है। वो कुछ किसी भी शब्द को लिखेगा तो वो उसको तिरछा लिखेगा, ठीक है। कुछ ऐसे से मैंने उदाहरण दिया है, ऐसे छोटा अक्षर, छोटा बच्चा जो है वो लिखेगा इतिहास, लेकिन अगर आपके हाथ में पेन दे दिया जाए तो आप उसे बिल्कुल सही शब्दों में लिखने का प्रयास करोगे या फिर उसमें आप लोगों को स्किल जो है वो दिख जाएगी। अगर उसको और भी आप किसी डॉक्टर के हाथ में दोगे तो वो ऐसे फास्ट भाषा में उसको लिखेगा, तो इसका मतलब यह है कि उसकी स्किल का पता चल जाता है कि उसने अपने हाथ पर कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है, ठीक है। तो एक बच्चे के हाथ में दिया तो उसका मतलब क्या कि उसने अपनी राइटिंग पर वर्क नहीं किया। तो ऐसे ही सिक्कों से मालूम चलता है कि वहाँ के जो कारीगर रहे होंगे उन्होंने ना तो या तो उस पर वर्क नहीं किया तो राजा की जो व्यवस्था है वो लचर है, ठीक है, या उस समय इस सब का अनुभव उनको नहीं रहा होगा कि किस प्रकार से सिक्के जो है वो निर्मित करने हैं, उनकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, वो कितने गोलाकार के होने चाहिए, उनका वजन क्या होना चाहिए, उनकी किस प्रकार से डिजाइनिंग होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हमें ये भी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो एक सिक्के से क्या क्या जानकारियां मिल जाती हैं कि अगर वो सोने चांदी और तांबे से निर्मित हैं तो उस समय की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। अगर वो सिक्का गोल है, गोल नहीं है, तो वो सिक्का ये बताएगा कि वहाँ की जो कारीगरी है वो कितनी उत्तम प्रकार की रही होगी। चलिए अब देखिए, इसके अलावा और क्या जानकारी देते हैं, किसी भी जगह से ज़्यादा सिक्कों का मिलना, किसी भी जगह से ज़्यादा सिक्कों का मिलना। अब देखिए ऐसे अनुमान ये आप लोग लगा लीजिए कि यहाँ पर कोई क्षेत्र है, यहाँ से उस राजा के सिक्के हमको प्राप्त हुए, यहाँ से भी हमें उस राजा के सिक्के प्राप्त हुए, यहाँ से भी हुए, यहाँ से भी हुए, यहाँ से भी हुए, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर इस शासक की जो करेंसी है वो चला करती होगी, ठीक है। यहाँ से इस शासक के सिक्के हमको मिले हैं तो निश्चित ही यहाँ पर ये करेंसी जो है वो चला करती होगी, जैसे गुप्तकालीन हो गए, ऐसे सिक्के अगर हमको प्राप्त हुए तो ये करेंसी यहाँ पर उस समय चलती होगी। अब सिक्कों का कम मात्रा में मिलना, सिक्कों का अल्प मात्रा में मिलना किस बात का संकेत करता है, तो सिक्कों का कम मात्रा में मिलना ये बात का संकेत करता है कि उस राजा की जो शासन व्यवस्था है, उस राजा की शासन जो व्यवस्था है वो कम समय चली होगी या फिर वो किसी दूसरे के अधीन जो करेंसी है उसको उसने निरूपित किया होगा, उसके नाम से सिक्के छपे होंगे। यानी कि खुद के बारे में, उस राजा की स्थिति के बारे में भी सिक्के हमें क्या देते हैं, जानकारी देते हैं। तो इस शासन व्यवस्था का इन सिक्कों से पता चलता है। अगर किसी शासक के जो सिक्के हैं वो भारी मात्रा में मिलते हैं, ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं या फिर इकट्ठी मात्रा में मिलते हैं, तो इस बात का मैसेज भी वो देते हैं कि राजा के द्वारा जो शासन किया गया है वो शासन जो है स्थायी रूप से शासन किया गया है, ठीक है।
अगर ज़्यादा मात्रा में करेंसी मिलती है तो इस बात का संकेत देती है कि जो शासन है वो स्थायी किया गया है। शासन जो है वो स्थायी किया गया है और लंबे समय तक किया गया है, लंबे समय तक किया गया है। तो इस प्रकार की जानकारी इन साक्ष्यों से हमको क्या होती है, प्राप्त होती है। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है सिक्के की जो बनावट होती है वो बनावट अगर उसका सोने चांदी और तांबे की मात्रा में अगर वो है तो वो आर्थिक स्थिति का पता बताएगा, उसकी बनावट वहाँ की कारीगरी का पता बताएगी और किसी भी जगह से उनकी मात्रा जो होती है वो उसके स्थायित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है। अब देखिए ये काफ़ी अच्छा आपको उदाहरण मिल गया सिक्के के बारे में। अब देखिए, अब प्रत्येक जो सभ्यता है वो किसी ना किसी जगह पर, किसी ना किसी किनारे पर या किसी ना किसी कारण से या तो खत्म हुई है या समाप्त हुई है। अब जो ज़्यादातर जो सभ्यताएं होती हैं वो नदियों के किनारे बसी हुई थी, नदियों के किनारे बसी हुई थी। ठीक है, तो जो ज़्यादातर जो सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे बसी हुई थी। अब नदियों के किनारे उनके बसने के पीछे क्या उद्देश्य होते? तो नदियों के किनारे उनके बसने के पीछे उद्देश्य थे कि यहाँ से हमें प्रत्येक जो जरूरत की सामान की जो चीज़ है वो हमको मिलती रहेगी। जैसे किसी नदी के किनारे अगर कोई सभ्यता जो है वो क्या कर ली गई, विकसित कर ली गई। मान लीजिए कि किसी नदी के किनारे कोई सभ्यता जो है वो क्या कर ली गई, विकसित कर ली गई। अब आप लोग कहोगे इसके क्या फ़ायदे हैं? इसके फ़ायदे क्या हो? मान लीजिए ये उनके घर हो गए, ठीक है, जो सभ्यता के जो लोग होते थे उनके ये घर हो गए। अब इससे देखो, एक तो इनको क्या होगी, जल की सुगमता होगी, जल इनको आसानी से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। दूसरा होता था यातायात। अब गाड़ी मोटरसाइकिल वाहन पीपी तो है नहीं, तो ये लोग जल के माध्यम से भी आवागमन जो है वो कर लिया करते थे। ठीक है, जल के माध्यम से आवागमन जो है वो कर लिया करते थे। अब देखो इनकी जो घरों जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो साक्ष्य हैं आप लोगों ने अध्ययन कर लिया होगा कभी ना कभी, तो इसमें जो बनावट है, अब देखो इनकी जो घरों की जो बनावट होती थी वो कैसी होती थी, बिल्कुल ये सड़क के किनारे बने होते थे। ठीक है, कैसे बने होते थे, बिल्कुल ये सड़क के किनारे बने होते थे और आवागमन की जो सुविधा है वो काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, इस प्रकार से सड़क की, यानी कि आप लोग इसमें बिल्कुल सीधा आ सकते हो इधर से और इसमें बिल्कुल इधर से जा सकते हो। अब आप लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि सड़क की चौड़ाई कितनी होती थी, तो 5.5 मीटर से भी ज़्यादा। ठीक है, आप लोग लगा लीजिए 5.5 मीटर से भी ज़्यादा जो सड़क होती थी उसकी चौड़ाई होती थी। क्या होती थी? उसकी जो चौड़ाई है वो 5.5 मीटर से भी ज़्यादा होती थी। और इसमें जो घर हैं उनके लिए प्रयास किए गए कि जो घर हैं वो किसके हों, पक्के हों, यानी कि पक्के घरों से ये लोग क्या थे, परिचित थे। क्या थे? परिचित थे। इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग बिल्कुल मूर्ख थे, प्राचीन समय के लोग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कदापि नहीं है। उन लोगों के पास अनुभव, नॉलेज, सारी चीज़ें हमारे बराबर थी, हमसे भी ज़्यादा रही हों। ठीक है, हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी होती है, उसके बावजूद भी इंसान जो है वो घर बनाने में काफ़ी लंबा समय व्यतीत कर देता है। उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उनकी जो ये बनावट है वो बिल्कुल अच्छी थी। हम भी आजकल की जो कॉलोनियों का निर्माण कर रहे हैं वो जहाँ बस गई वहाँ बस गई। एक गली में से एक दो कारें हैं वो आपस में ना निकल पाएँ और थोड़ा बहुत रोड पे जगह होती है तो उसमें वो लोग सड़कें बना के पाट के उसको भी पाट देते हैं। लेकिन इन लोगों का साथ ऐसा नहीं था। एक बार निश्चित हो गया तो हो गया, इसमें बाकी का कोई जो कार्य है वो संपन्न नहीं हो पाता था। वो जगह सड़क के लिए है तो सड़क के लिए ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन लोगों ने अपनी सभ्यता के नियमों को खुद ही बनाना क्या किया, शुरू किया। इनके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं था कि गवर्नमेंट आदेश पास करे कि आप हेलमेट नहीं पहनोगे कि तो भैया इतने रुपये का चालान हो जाएगा। लोग अपनी मर्जी से अपने कस्बे के लिए एक
नियम को मानते थे तो मानते थे, ठीक है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी के द्वारा इसकी अवहेलना कर दी जाए। चलिए, समझ में आया ये बात। अब देखिए हम सभ्यताओं की ओर थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते हैं और हम एक एक करके प्रत्येक सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंधु सरस्वती सभ्यता की ओर बढ़ते हैं। किस ओर बढ़ते हैं? सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब देखिए, ये जो स्थल है वो प्रमुख स्थल रहा है, ये जो स्थल है वो प्रमुख स्थल रहा है खोज की दृष्टि से। बहुत दर्जन भर इतिहासकार जो हैं वो यहाँ पर गए और उन्होंने जाके खोज की। 50 से 53 के मध्य में, यानी कि 1950-53 के मध्य में अमलानंद घोष के द्वारा यहाँ पर खोजबीन का कार्य किया गया था। केवल वही इकलौते नहीं थे, उनके अलावा यहाँ पर दर्जन भर जो लोग हैं उनके द्वारा खोजबीन की गई और वर्तमान में भी बहुत सारे शोधार्थी जो हैं वो भी यहाँ पर अपने कार्यों को जाके अंजाम देते हैं। तो ये जो क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है, सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब जितने भी अन्य स्थल हैं उसको भी इनके साथ जो है वो जोड़ दिया जाता है कि देखिए कितनी समानता जो है इन दो स्थलों के मध्य में उस समय रही होगी। अब देखिए, इस सिंधु सरस्वती सभ्यता के अंतर्गत एक बात आप लोगों ने, मैंने आपको बताई कि 1950 से 53 के मध्य में अमलानंद घोष के द्वारा उत्खनन का कार्य किया गया, उत्खनन किया गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एकमात्र इकलौते थे, इसका मतलब ये नहीं कि एकमात्र ये क्या थे, इकलौते थे। तो 1950 से 53 में अमलानंद घोष के द्वारा ये जो है वो किया गया। क्लियर? अब आगे देखिए, इनके द्वारा इस खोज किया गया, तो अब इसके बारे में हम अध्ययन करें तो इस स्थल के बारे में हम अध्ययन करें, लेकिन हम हिस्ट्री ऑफ राजस्थान पढ़ रहे हैं तो इससे जो रिलेटेड स्थल हैं उनके बारे में देखते हैं, यानी कि कालीबंगा के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग सभी जानते होंगे कालीबंगा इससे जुड़ा हुआ स्थल है, राजस्थान के अंदर आहड़ हो गया, कालीबंगा हो गया। तो इन स्थलों की जो कुछ ना कुछ जो स्थिति है वो निश्चित ही सिंधु सरस्वती सभ्यता से मेल खाती है, चाहे उसमें घरों की बनावट हो, चाहे उसमें सड़कों का वर्गीकरण हो, चाहे वहाँ के नगर निर्माण की जो पद्धति है, और इसके अलावा इन दोनों के मध्य जो व्यापारिक लेन देन थे उनमें भी संबंध देखने को मिलता है। अब हम कल से, यानी कि नेक्स्ट वीडियो से एक एक करके इनके बारे में अध्ययन करेंगे। आने वाला पार्ट आप जरूर देखिएगा, यानी कि कालीबंगा और उसके बाद के जो स्थल हैं उनको जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं कल, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।